हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए एडिटोरियल का बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस टेस्ट लेके आया हूं। जो फ्रेंड्स आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 6 है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग देखते हैं और अच्छे से इसको कवर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर के टेलीग्राम से अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया रहेगा, तो उससे आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको डेली टेस्ट पीडीएफ फॉर्म उसी में दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और देखते हैं विद डिस्क्रिप्शन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था। तो फ्रेंड्स एक का सी इज द राइट आंसर, यानी कि हर्यक वंश। तो उदयन या उदयन हर्यक वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा, उदयन या उदयन हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना याद रखिएगा कब हुआ था, तो 544 बीसी में बिंबिसार ने की थी। किसने की? तो बिंबिसार ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर है क्या उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स 2 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि गोपाल। तो उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। याद रखिए, पाल वंश के शासक कौन? तो गोपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो 3 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को माना जाता है। इसने पाल वंश एवं सेन वंश पर आक्रमण कर बिहार एवं बंगाल को जीत लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया। तो 4 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि कैप्टन डनवर। तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर को पराजित किया था। कब? तो 1857 की क्रांति में, परंतु बाद में उन्हें आरा छोड़ना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्न में से किन का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से नहीं रहा। तो 5 का इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उपयुक्त सभी नेता बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। मतलब क्या? कड़ियानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, यमुना कड़ी और सदुनंदन शर्मा। तो ये सभी किससे जुड़े हुए थे? तो बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो 6 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि WG आर्चर ने। तो 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों द्वारा झंडा फहराने के क्रम में, याद रखिए, झंडा फहराने के क्रम में गोली चलाने का आदेश पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ। तो कब हुआ था? तो 7 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 12 दिसंबर 1928 को। तो साइमन कमीशन का पटना आगमन 12, याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि 12 दिसंबर 1928 को। तो फ्रेंड्स देखिएगा 7 का हो जाएगा कि साइमन कमीशन का पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 को हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। तो कहाँ किससे मिलता है? तो 8 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि तबकात ए नासिरी। तो बिहार शब्द सर्वप्रथम मिनहाज उस सिराज द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित तबकात ए नासिरी में प्रयुक्त हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर कि बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 165 में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। तो किस अनुच्छेद में? तो 165 के अनुच्छेद में करता है, ठीक है। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपद पद पर रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स 10 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 1952। तो पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 की हुई। याद रखिए, 15 अगस्त 1952 की हुई थी।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो 11 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध। फ्रेंड्स तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में विभिन्न मतलब के प्रतिशत मतलब हुआ है। तो हिंदू देखिए, हिंदू में क्या होता है 82.7%, ठीक है, मुस्लिम में 16.9%, ईसाई में 0.12% और बौद्ध में सबसे कम 0.02%। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो 12 का 20 द राइट आंसर के 71.2%। तो बिहार की कुल साक्षरता दर याद रखिए, बिहार की जो कुल साक्षरता दर जो टोटल है वो 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर जो फ्रेंड्स है वो 51.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। और जनगणना याद रखिए हमेशा 10 साल पे होता है, तो अब 2021 में होगा। उत्तर बिहार के मैदान को हिमालय की नदियों का क्रिया स्थल क्यों कहा जाता है। तो 13 का डी इज द राइट आंसर कि अधिक बाढ़ के लिए। तो उत्तर बिहार में हिमालयी नदियाँ अत्यधिक बाढ़ के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसे हिमालय की नदियाँ का क्रिया स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि बिहार में प्रतिपक्ष मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स 14 का 20 द राइट आंसर की फल्गु। तो बिहार में गया में प्रत्येक वर्ष सितंबर से अक्टूबर में प्रतिपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला फल्गु नदी के तट पर आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना किसके प्रजनन के लिए एशिया में प्रथम है। तो 15 का सी इज द राइट आंसर है कि गैंडा। तो संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडा प्रजनन में एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड्स 16 का इज द राइट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अतः जितने भी आपका ऑप्शन जो भी आपका सभी ऑप्शन सही है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। तो 17 का 20 द राइट आंसर की ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो 18 का सी इज द राइट आंसर यानी कि या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान के संशोधन के लिए संसद के किसी भी सदनों में प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित और मत देने वाले के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितना, तो 2/3। अगला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि निम्न में से कौन सा मूल्य अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या असीमित नहीं किया जा सकता है। तो 19 का इज राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए अनुच्छेद 20 एवं 21 में को राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। किसमें, तो अनुच्छेद 20 एवं 21 में। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो ये थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। तो 20 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मतलब क्या, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सभी शामिल है। ये सहकारी समितियां के प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक सहायता और मद्य निषेध। तो फ्रेंड्स देखिएगा अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियां को प्रोत्साहन है। याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं तो अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का प्रोत्साहन है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण का समाधान है। अनुच्छेद 41 में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान है और अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 21 का ए इज द राइट आंसर कि केवल राज्यसभा में। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, और संविधान के अनुसार इस प्रस्ताव को से लोकसभा सहमत होनी चाहिए, जिसका अभिप्राय यह है कि लोकसभा इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित करे। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। तो 22 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 50। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। तो 23 का बी इज द राइट आंसर यानी कि प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्ति होता है, वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 24 का डी इज द राइट आंसर कि अनुच्छेद 243 डी। तो संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है। तो 25 का बी इज द राइट आंसर है कि 2 माह। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि निम्न में से कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो 26 का ई इज द राइट आंसर कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हिंसा से दूर रहना, 6 से 16 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान में विरोध है। तो फ्रेंड्स उपयुक्त से सभी मूल जो है कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। तो 27 का बी इज द राइट आंसर यानी कि प्रारंभिक अधिकारिता। तो फ्रेंड्स केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स 28 का ए इज द राइट आंसर यानी कि प्रथम। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। तो कब किया गया है? तो याद रखिए 1951 में, 1951 में। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया। तो 29 का सी इज द राइट आंसर कि 52वां। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो याद रखिए 1985 में। कब हुआ था? तो 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है। तो 30 का डी इज द राइट आंसर कि यूएसए। तो सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पे कई अन्य देश ने इसे अपनाया, ठीक है, और कई अन्य देश जो है अलग देश क्या किया, अपनाया था इसे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। तो फ्रेंड्स देखिएगा 31 का आपका ए इज द राइट आंसर यानी कि कैमूर। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के कैमूर जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है, ठीक है, कैमूर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आम बजट 32 नंबर है कि आम बजट 2019-20 में जीरो बजट फार्मिंग की बात की गई। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कथनों का सही कथन कौन सा है, बताइएगा। तो देखिएगा इसका विकास कर्नाटक में
से हुआ, ये सही है। इस खेती का श्रेय श्री सुभाष पालेकर को जाता है, ये भी सही है। इसमें शून्य कर्ज व बिना रासायनिक इनपुट का इस्तेमाल किया, ये भी फ्रेंड्स आपका सही है। तो फ्रेंड्स 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 आपका सभी क्या है, तो सभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कि बिहार में हरियाली क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 33 का सी इज द राइट आंसर के 70%। तो बिहार में हरियाली क्षेत्र को 15.04% से बढ़ाकर 70%, याद रखिए कितना से बढ़ाकर, तो 15.404% से बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना का भी पूछ दे तो याद रखिए 15.04% से बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कि कृषि रोड मैप 3 के तहत बिहार के कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो 34 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 9। तो कृषि रोड मैप 3 के तहत बिहार के 9 जिले पटना, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, नालंदा, वैशाली, लखीसराय और खगड़िया में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यूनिसेफ ने निम्न में से किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। तो 35 का बी इज द राइट आंसर यानी कि आयुष्मान खुराना को। तो बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है। तो कार्लटन चैपमैन, तो फ्रेंड्स 36 का ए इज द राइट आंसर यानी कि फुटबॉल। तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया है, वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि रामायण सर्किट के तहत बिहार के 3 जिलों को विकसित किया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो रामायण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भागलपुर। तो रामायण सर्किट के तहत सीतामढ़ी, दरभंगा, याद रखिएगा सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया और बक्सर को विकसित किया जाएगा, किसको छोड़ के, तो भागलपुर को छोड़ के। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि भारत के पहले लाइकेन पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है। तो 38 का डी इज द राइट आंसर यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 150 से अधिक, याद रखिए कितना, तो 150 से अधिक लाइकेन की प्रजातियां के साथ भारत के पहले लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ, तो उत्तराखंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने हेतु उसे 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। तो 39 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल ईंधन सौंपी है। इसकी जो क्षमता है वह 3300 हॉर्स पावर से तथा उसका रफ्तार है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपका कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में छात्रों एवं शिक्षकों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस पहल को लॉन्च किया गया है। तो 40 का डी इज द राइट आंसर की मनोदर्पण। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों को तनाव मुक्त रखने हेतु मनोदर्पण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके तहत वे लॉकडाउन में तनाव की स्थिति में एक टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके मनोचिकित्सक से संबंधित सलाह ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ थानों की रैंकिंग में किस राज्य के नादौन थाने को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। तो 41 का बी इज द राइट आंसर की हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के नादौन थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि 21 जुलाई 2020 को भारतीय राजनीतिक लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। तो 42 का फ्रेंड्स ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और वे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 2020 में भारत के किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो 43 का डी इज द राइट आंसर की पन्ना। तो फ्रेंड्स नवंबर 2020 में भारत के पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य को यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
44 नंबर क्वेश्चन है क्या कि नई उड़ान योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो 44 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अल्पसंख्यकों की सिविल सेवा परीक्षा में भूमिका से। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि केंद्र की नई उड़ान योजना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं की मदद करने से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को सिविल सेवा को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अगस्त 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसके संरक्षण हेतु सुरक्ष पोर्टल को लॉन्च किया है? तो 45 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि हाथी। तो हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुरक्ष पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के तहत की गई है। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के मध्य चलाई गई? तो 46 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि देवलाली से दानापुर। तो भारत की पहली किसान रेल देवलाली यानी कि महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य चलाई गई। यह किसानों को जल्द खराब होने वाले फसलों को समय पर पहुंचाएगी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहला और दूसरा स्थान क्रमशः किन राज्यों का है? तो 47 का बी इज द राइट आंसर, कि गुजरात और महाराष्ट्र। तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः गुजरात और महाराष्ट्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीति टर्म तो बताइएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और उसके सीईओ कौन है और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर ये क्वेश्चन बताइएगा फ्रेंड्स। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके देख लीजिए, कोई आपको आंसर बता देंगे, नहीं तो लास्ट में मैं आपको कमेंट कर दूंगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय भारत मध्य एशिया वार्ता के दौरान भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में कितनी राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो 48 का ए इज द राइट आंसर, कि $1 बिलियन। तो द्वितीय भारत मध्य एशिया वार्ता के दौरान भारत ने मध्य एशिया देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में $1 अरब अमेरिकी डॉलर को की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन के लेखक कौन है? तो 49 का सी इज द राइट आंसर, कि अरुंधति रॉय। तो यह पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने किस पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो फ्रेंड्स 50 का ए इज द राइट आंसर, कि श्रीलंका। तो 28 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया तथा श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं? तो 51 का ई इज राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वर्तमान में सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल है। ठीक है, मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में तो याद रखिए सत्यपाल मलिक है। अब देखिए यहाँ पे नजमा हेपतुल्ला है। तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो है वो मणिपुर के राज्यपाल है। RN रवि जो है वो नागालैंड के राज्यपाल है। और प्रो गणेशी लाल जो है वो उड़ीसा के राज्यपाल है। और फ्रेंड्स गंगा प्रसाद ये क्या है? तो सिक्किम के राज्यपाल है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो 52 का बी इज द राइट आंसर, की मैक्सिको। तो सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र है। तो 53 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 6877 वर्ग किलोमीटर। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में अभिलेखित वन क्षेत्र 6877 वर्ग किलोमीटर है, जो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.30% है, 7.30%। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि हाल ही में भारत सरकार ने चंबल अभ्यारण्य को इको
इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? यह मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो 54 का डी इज द राइट आंसर की घड़ियाल के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो राजस्थान में स्थित चंबल अभ्यारण्य मुख्य रूप से घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की फरवरी 2020 में किस देश ने राष्ट्रमंडल की पुनः सदस्यता ग्रहण कर ली है? तो 55 का सी इज द राइट आंसर की मालदीव। तो फ्रेंड्स मालदीव राष्ट्रमंडल में जुड़ने वाले 54वां सदस्य राष्ट्र बना है। वर्ष 2016 में वह इससे अलग हो गया था। राष्ट्रमंडल देश 54 स्वतंत्र देशों का एक संघ है जिसमें सभी देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है और इसका स्थापना जो हुआ था याद रखिएगा 1931 में 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है? तो 56 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 5वां। तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में जापान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जापान को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर कि बजट 2020-21 के तहत भारत के किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो 57 का ए इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रांची। तो बजट 2020-21 के तहत भारत में जनजातीय संग्रहालय रांची में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बिहार के किस जिले को सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है? तो 58 का बी इज द राइट आंसर की सुपौल। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बिहार के सुपौल जिले को सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर है क्या कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम था? तो फ्रेंड्स इसका जो थीम है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की जो थीम है वो इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर द स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष याद रखिएगा जनवरी में 25 जनवरी को मनाते हैं। तो 25 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 60 नंबर कि सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 60 का डी इज द राइट आंसर की कैप्टन तान्या शेरगिल। तो 72वें जो भारतीय सेना दिवस जो मनाते हो कब मनाए थे? तो याद रखिए 15 जनवरी को। तो 72वें भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी के अवसर पर आयोजित परेड में कैप्टन तान्या शेरगिल ने पुरुषों की बटालियन के नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन है 61 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में प्रदूषक और दूसरा प्रभावित अंग। तो कौन से प्रदूषक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एस्बेस्टॉस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट में है कि एस्बेस्टॉस से क्या होता है कि फेफड़ा प्रभावित होता है। अब देखिए यहाँ पे शीशा, तो शीशा से उदर प्रभावित होता है। पारा, तो पारा से रक्त धाराएं प्रभावित होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डायलिसिस किस से संबंधित है? तो 62 का बी इज द राइट आंसर की ब्रिक से। तो डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है जब किसी व्यक्ति ने ब्रिक यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे हैं तब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो 63 का सी इज द राइट आंसर की कॉर्निया। तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया दृष्टि पटल के सामने का उभरा हुआ भाग होता है। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर कि नाभिकीय रिएक्टर में किसी मंदक के रूप में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए ग्रेफाइट हो गया और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमी करता है। किस गति को? तो धीमी करता है, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करता है। और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर कि जूल किसकी इकाई है? तो 65 का ई इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जूल कार्य एवं ऊर्जा की इकाई है। तो कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल है। और कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, याद रखिएगा। और शक्ति का होता है कार्य बटा समय। ठीक है ना। अगला देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कि इनमें से कौन सदिश राशि है। तो फ्रेंड्स 66 का ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बल का आवेग एवं बल आघूर्ण की माप दोनों ही सदिश राशि है, ठीक है ना। तो याद रखिए बल का आवेग हो गया और बल की माप और बल के आवेग कौन सा राशि है, तो ये सदिश राशि है। बल के आवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है एवं बल आघूर्ण की माप जो होता है वो मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और भार भी एक क्या है, तो भार भी एक आपका क्या फ्रेंड्स, तो एक सदिश राशि है भार भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 क्वेश्चन है क्या कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो मैच करना है इसमें। तो 67 का देखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है, ये आपका सही है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है, ये सही है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ये भी सही है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। मतलब कि ये आपके जितने भी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन के आपके सही है। तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि निम्नलिखित में से गैसों के किस समूह को आदर्श गैस की परिकल्पना के काफ़ी करीब माना जाता है। तो 68 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो आदर्श गैस एक ऐसी काल्पनिक गैस है जिसके गुण किसी भी वास्तविक गैस के अंतर्गत निम्न दाब पर गुणों के समान होते हैं। O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया और He को आदर्श गैस की परिकल्पना में काफ़ी करीब माना जाता है। तो O2 मतलब ऑक्सीजन, N2 मतलब नाइट्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन और He मतलब हीलियम, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है। तो 69 का बी इज द राइट आंसर की आयतन घटता है। तो जब बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तन होता है तो उसका आयतन क्या होता है, तो घटता है। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है। तो 70 का ए इज द राइट आंसर की लाल एवं बैगनी। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में किरणों को 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें बैगनी रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीसा एवं टीन का। तो लघु पतन के खतरे से बचने के लिए विभिन्न परिपथों में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। फ्यूज तार टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर कि भाप अंगार गैस मिश्रण होता है। तो 72 का सी इज द राइट आंसर, CO और H2 एवं H2। तो भाप अंगार गैस CO एवं H2 का मिश्रण होता है जिसे रक्त तप्त कोक पर भाप प्रभावित करके बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर है आपका कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो क्या होते हैं, तो 73 का डी इज द राइट आंसर, CO2 प्लस CH4। तो बायोगैस में मुख्य अवयव कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन पाया जाता है। याद रखिए CO2 और CH4। तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो 74 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण में सोडियम बेंजोइट, याद रखिए सोडियम बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल एवं पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो देखिएगा इसमें से कौन सही नहीं है फ्रेंड्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि पहला है कि तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी फ्रेंड्स आपका सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब क्या कि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए ध्वनि की चाल आर्द्र वायु में अधिक होता है, कम नहीं होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो अधिक होगा, तब राइट होगा। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर की निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि ल्यूकेमिया। तो फ्रेंड्स ल्यूकेमिया आनुवांशिक रोग नहीं है, यह रक्त से संबंधित कैंसर है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो 77 का डी इज द राइट आंसर यानी कि प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। ठीक है ना। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि परिजन रक्त में उपस्थित प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रतिजन रक्त में उपस्थित प्रोटीन होता है, यह प्रतिपिंड के निर्माण में एवं प्रतिरक्षा तंत्र का उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो 78 का डी इज द राइट आंसर यानी कि जर्कोनियम। तो जर्कोनियम के अलावा बाकी सभी रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यहाँ पे एस्टेटाइन हो गया, ट्रिटियम हो गया और फ्रांसियम हो गया, ये सभी क्या तो रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था। तो 79 का सी इज द राइट आंसर यानी कि लैंगिक जनन। तो मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 80 का सी इज द राइट आंसर कि क्लोरोप्लास्ट में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग में होती है, क्लोरोप्लास्ट पौधे का हरा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर कि भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम है। तो कौन है। तो 81 का ए इज द राइट आंसर कि पुर्तगीज हो गया, डच अंग्रेज हो गया, डेनिश हो गया और फ्रांसीसी हो गया। तो भारत में यूरोपीय के आने का सही क्रम क्या है। तो याद रखिए पुर्तगीज जो है वह 1498 में आया था, नोट डाउन कर लीजिएगा। डच जो है 1602 ईस्वी में आया था, अंग्रेज जो है 1608 ईस्वी में आया था और डेनिश जो है वो 1616 ईस्वी में आया था और फ्रांसीसी जो है वह 1664 ईस्वी में यानी कि आया था। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी। तो 82 का बी इज द राइट आंसर कि सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। तो अलीनगर की संधि याद रखिएगा 9 फरवरी कब। तो 9 फरवरी 1757 यानी कि 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो 83 का बी इज द राइट आंसर कि लॉर्ड वेलेजली ने। तो लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कब। तो 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 84 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन, याद रखिएगा गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट की शुरुआत की। ठीक है, तो पहले सामाजिक साप्ताहिक दी सोशलिस्ट पार्टी की क्या की तो शुरुआत की। मुजफ्फरपुर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला और बाद में फ्रेंड्स कभी काजी मजरूल इस्लाम के सहयोग से बंगाल की स्थापना की। पंजाब में गुलाम हुसैन ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इनकलाब का प्रकाशन किया। मद्रास में एक सिंगरावेलू लेबर किसान गजट की स्थापना की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग कमेंट किए कि सर थोड़ा सा धीरे बोलिए, मैं इसलिए फ्रेंड्स आराम से स्लोली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा फास्ट करना होगा तो वीडियो को आप लोग फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे स्लो आप क्या बोले। अगला देखिएगा कि एम.एन. राव के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स 85 का सी इज द राइट आंसर यानी कि अक्टूबर 1920 में। तो एम.एन. राव के नेतृत्व में अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। तो इसके बाद कई वामपंथी समूह और कम्युनिस्ट दल और संगठन 1720 के बाद भारत में अस्तित्व में आने लगे। ठीक है, और दिसंबर 1925 में इनमें से अधिकांश समूह कानपुर में मिले और इन्होंने एक अखिल भारतीय स्तर संगठन कायम किया जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 नंबर कि वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी। तो 86 का बी इज द राइट आंसर कि जयप्रकाश नारायण ने। तो वाई सोशलिज्म समाजवाद क्यों पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी।
अगला क्वेश्चन 87 नंबर कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 87 का डी इज द राइट आंसर कि 3 फरवरी 1928 को। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत यानी कि बम्बई कहाँ पहुंचा? तो बम्बई में पहुंचा, भारत के बम्बई में। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर कि निम्न में से किस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था? तो 88 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों को का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंका और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना कराना था। अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 89 का डी इज द राइट आंसर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले के बारदौली तालुके में लगान से संबंधित आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए थे। तो 90 का बी इज द राइट आंसर कि NG रंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव NG रंगा चुने गए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 91 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो 91 का डी इज द राइट आंसर कि अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने मिल मजदूरों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया। गांधी जी के नेतृत्व में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी ने सर्वप्रथम यही भूख हड़ताल का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि तत्व बोधिनी सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्व बोधिनी, तो याद रखिएगा 92 का बी इज द राइट आंसर यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर। तो तत्व बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 कब? तो 1839 में कलकत्ता में की थी। कहाँ पे? तो 1839 में कलकत्ता में की थी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो 93 का डी इज द राइट आंसर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि सर्वप्रथम किसने रैतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया? तो 94 का बी इज द राइट आंसर यानी कि अलेक्जेंडर रीड ने। तो 1792 में, याद रखिएगा कि 1792 ईस्वी में मद्रास प्रांत के बारामहल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड ने रैतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया। तो 1792 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्राह्मण समाज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 95 का देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो यह मूर्ति पूजा का विरोध था, पहला सही है। यह अनेक धर्मों का समन्वय था, ये भी सही है। यह मानव अस्तित्व पर बल प्रदान करता था, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 आपका तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि गांधी इरविन समझौते के दौरान मध्यस्थता किसने की थी? तो 96 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर की, याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू और जयकर, तो MR जयकर की मध्यस्थता में से 5 मार्च, याद रखिएगा 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बीच में टेस्ट टाइम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा कैसा लगा। क्योंकि अगर आप कमेंट करते तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, थोड़ा सा लगता है कि नहीं आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, आप जितने भी जो भी फ्रेंड है ना तो उसको प्लीज़ आप शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस है, इतना हमें पता है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। और हाँ, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा प्लीज़, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में
तंजौर के समुद्री तट पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 97 का सी इज द राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी ने। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया। उन्होंने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक यात्रा की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किसने किया था? तो 98 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि एनजी रंगा ने। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी? तो 99 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी का द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, क्योंकि वह संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था। अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस सुल्तान के दरबार में लगभग 1,80,000 दास रहते थे? तो 100 का डी इज द राइट आंसर कि फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या 1,80,000 थी। दासों के लिए उसने दीवान ए बंदगान का गठन किया। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर की भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसके काल में हुआ? तो 101 का बी इज द राइट आंसर कि अकबर में। तो भू राजस्व के लिए जब्ती व्यवस्था की शुरुआत अकबर के समय हुई। जब्ती व्यवस्था भूमि के सर्वेक्षण के आधार पर लगन निर्धारण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन 102 नंबर कि औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो 102 का सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, यानी कि जय सिंह हो जाएगा। मतलब कि औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए कछवाहा राजा जय सिंह को भेजा, जिससे 1665 ईस्वी में पोरबंदर की संधि हुई। तो पोरबंदर की संधि कब हुई? तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में पोरबंदर की संधि। अगला क्वेश्चन है आपका 103 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये स्थान है और ये राज्य है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका 103 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लोथल गुजरात से संबंधित है, राखीगढ़ी हरियाणा से संबंधित है। यहाँ पे देखिए रोपर फ्रेंड्स, यहाँ पे राजस्थान नहीं होगा, रोपर जो है पंजाब से संबंधित है, और दैमाबाद महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें विचार करना है कि पूर्व वैदिक काल में मूर्ति पूजा की प्रावधान थी। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये जो थे ये आपका गलत था, ये नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म में प्राकृतिक का महत्व बढ़ गया, तो ये भी फ्रेंड्स आपका गलत है। तो वैदिक काल याद रखिएगा कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में प्राकृतिक की जगह कर्मकांड का महत्व बढ़ गया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि 1 एवं 2 दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर की बौद्ध धर्म किसके समय में महायान एवं हीनयान नामक 2 शाखाओं में विभाजित हो गया? तो 105 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुई। याद रखिए कहाँ पे हुई? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म महायान एवं हीनयान में विभाजित हो गया। अगला क्वेश्चन 106 नंबर की इतिहास में सैंड्रोकोट्स, याद रखिएगा इतिहास में सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? तो 106 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि विलियम जोन्स ने। तो विलियम जोन्स प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्य काल में नियुक्ति अधिकारी रज्जुक का कार्य था। तो 107 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अशोक के चौथे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। रज्जुक वर्तमान जिला अधिकारियों के समान था, इसे न्याय एवं राजस्व का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो 108 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दिल्ली में मेहरौली के पास एक लौह स्तंभ है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित माना जाता है। अगला क्वेश्चन 109 नंबर की अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? तो 109 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बिंबिसार ने। तो अंग को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था। अगला क्वेश्चन 110 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था? तो 110 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि धौलावीरा। तो धौलावीरा हड़प्पा नगरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण नगर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 111 नंबर क्वेश्चन है
कि सहारा के रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करने वाली गर्म शुष्क तथा रेत से भरी पवन है। तो 111 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, यानी कि सिरोको। तो सिरोको जो है वो सहारा के रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करने वाली गर्म शुष्क तथा रेत से भरी पवन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 112 नंबर कि किसी स्थान के मानक समय के निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 112 का ए इज द राइट आंसर की देशांतर रेखा का। तो किसी भी स्थान पर समय का निर्धारण देशांतर रेखा के माध्यम से होता है। शून्य अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर है क्या कि निम्न में से कौन सी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो 113 का डी इज द राइट आंसर की सर्फ। तो सर्फ, टर्न, याद रखिएगा सर्फ हो गया, टर्न हो गया, अरेट, हार्न, नुनाटक, फ्रियोड, ड्रमलिन, क्रेमेक्सर इत्यादि हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है ना, ये हिमनद के द्वारा स्थलाकृतियाँ है। सर्फ जो है वह सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलकृतियाँ हैं। ठीक है ना, तो सर्फ क्या है, तो सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलकृतियाँ हैं। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर कि विश्व में सूरजमुखी बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 114 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि यूक्रेन। तो विश्व में सूरजमुखी यानी कि बीज का सबसे बड़ा उत्पादक यूक्रेन है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिएगा 115 नंबर फ्रेंड्स क्या कि निम्नलिखित में से स्थानीय पवनों का मिलान करें। तो पवन हो गया और क्षेत्र, कौन सा पवन किस क्षेत्र से देखिएगा। तो एक में आपका फॉर्न, तो फॉर्न फ्रेंड्स क्या है, तो आल्पस पर्वत से है, सही है। आगे देखिए यहाँ पे है सिमूम है। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे सिमूम है, तो सिमूम जो है वो अरब रेगिस्तान से संबंधित है। और यहाँ पे देखिए चिनुक, तो फ्रेंड्स देखिए चिनुक जो है वह यूएस है। याद रखिएगा चिनुक जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो चिनुक हो गया USA। ठीक है, और जोंडा जो हो गया वो एंडीज पर्वत से संबंधित है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर 115 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। तो 116 का बी इज द राइट आंसर की बेल्ट। तो बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है, जबकि अन्य तीनों उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। मतलब क्या, लानोस हो गया, सवाना हो गया और कंपोज, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन है आपका 117 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है। तो 117 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो विकल्प में दिए गए राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर कि दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो 118 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि झारखंड में। तो दंडकारण्य भारत के मध्य पूर्व भाग में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, झारखंड में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन 119 नंबर कि प्रायद्वीपीय नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। तो 119 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि गोदावरी। तो गोदावरी दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर कि इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है। तो 120 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सतलज और ब्यास। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। अगला क्वेश्चन 121 नंबर कि मुड़िया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो 121 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि छत्तीसगढ़। तो बस्तर छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति अपने नृत्य, गीत, कोमल संरचना एवं सुंदर कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर कि सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो 122 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक के भाग को सह्याद्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 123 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जिस अक्षांश पर सिक्किम स्थित है उस पर निम्न में से कौन सा राज्य नहीं स्थित है। तो 123 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि पंजाब। तो पंजाब के अतिरिक्त अन्य तीनों राज्य एक ही अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 124 नंबर कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध शार व लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो 124 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि फ्रांस। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध शार व लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका 125 नंबर क्वेश्चन है
कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश से में होकर नहीं बहती है? तो 125 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सूडान। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि नील नदी अफ्रीका के मध्य से बहती है। दक्षिण अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिण में स्थित है, अतः दक्षिण अफ्रीका नील नदी के अपवाह बेसिन में नहीं है। अगला क्वेश्चन 126 नंबर कि आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है। तो 126 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अपस्फीति से। तो आर्थिक मंदी का आर्थिक संकट का संबंध आमतौर पर अपस्फीति से होता है। अपस्फीति मुद्रास्फीति का विपरीतार्थक है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दशा को दर्शाता है। मूल्य सामान्यतः तब नीचे आते हैं जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति से नीचे चली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 127 नंबर है आपका क्वेश्चन कि थोक मूल्य सूचकांक WPI निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो 127 का ए इज राइट आंसर, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो थोक एवं सूचकांक WPI वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है और इसके आंकड़े वर्तमान में माह में एक बार जारी होते हैं। ठीक है, और WB की गणना का वर्तमान में आधार वर्ष 2011 से 12 है। अगला क्वेश्चन 128 नंबर कि कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। तो 128 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि स्टैगफ्लेशन। तो फ्रेंड्स जब क्या हो जाएगा, जब मुद्रास्फीति बिना आर्थिक समृद्धि के उत्पन्न हो तब यह स्टैगफ्लेशन दशा कहलाती है, स्टैगफ्लेशन दशा कहलाती है। अगला क्वेश्चन 129 नंबर कि वर्तमान में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो 129 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि CPI, यानी कि संयुक्त। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए उपयुक्त मूल्य सूचकांक के आंकड़े का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CPI। अगला क्वेश्चन 130 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो 130 का फ्रेंड्स ए इज द राइट आंसर, यानी कि लॉफर कर्व। तो लॉफर कर्व कर की दर एवं कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 131 नंबर कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 131 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अगला क्वेश्चन 132 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो 132 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो खुले बाजार की क्रिया यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक मात्रात्मक उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका, अगला क्वेश्चन देखिए 133 नंबर क्वेश्चन है कि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश वाले देश के रूप में जाना जाता है, इसका कारण क्या है? तो 133 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 15 से 64 वर्ष की आयु में इसकी अधिक जनसंख्या होती है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत को एक जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है। यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की इसकी उच्च जनसंख्या के कारण संभव हो सका है। 15 से 64 वर्ग की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आती है। किसी देश में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होने से आर्थिक समृद्धि की दर में वृद्धि की संभावना बनती है, इसे ही जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 134 नंबर कि भारत में आय कर है। तो 134 का बी इज द राइट आंसर, कि प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। तो आयकर एवं प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वैसे कर होते हैं जिसमें कर का वास्तविक भार उसी निकाय पर पड़ता है जिससे इसकी वसूली की जाती है, अर्थात जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है कर का भार बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन 135 नंबर कि आमतौर पर प्रत्यक्ष बेरोजगारी का अर्थ होता है। तो 135 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो फ्रेंड देखिएगा 135 का सी हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष बेरोजगारी के श्रम में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 136 नंबर कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो 136 का डी इज द राइट आंसर की यानी कि मुंगेर। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। वहाँ पे कितना है? तो 876 ही लिंगानुपात है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 137 नंबर कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोचमपाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि गोदावरी। तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 138 नंबर कि यहाँ पे है पाराम्पारिबो निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पारामारिबो दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका देश किसकी राजधानी है? तो सूरीनाम की राजधानी है। क्या? तो पारापामिरिबो। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम उठपटा है फ्रेंड्स। देखिए पारामिरिबो है वो क्या है? तो याद रखिएगा कि परियोजना गोदावरी ये जो है वो सूरीनाम की राजधानी है। अमेरिका देश सूरीनाम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन 139 नंबर कि कौन सी देश ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? तो 139 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पराना नदी। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलने वाला पराना नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एशियन का सदस्य देश नहीं है? तो कौन नहीं है आसियान का? तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया का सहयोग संगठन है। इसके 10 सदस्य देश है जिसमें भारत शामिल नहीं है आसियान का। तो फ्रेंड देखिए अब यहाँ से आपका 140 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो 141 से आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है फ्रेंड। ठीक है, तो इसको बस आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। 140 हो गया, 142 हो गया, 143, 44, 45, वीडियो पॉज करके आप बना लीजिएगा 46। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 47 है, मैं थोड़ा सा कम कर 47 है, देख लीजिएगा इसको 47 है फ्रेंड्स। और ये आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये देखिएगा आपका 49 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट 150 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये जितने भी आपका मैथ्स के क्वेश्चन है वीडियो के अंत में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से आपको फ्री में पीडीएफ मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आज का जो आपका एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस टेस्ट बीपीएससी का जो 6 था यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो आप मेरे लिए कीजिए, हम आपके लिए अगर इतना कर सकते हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर नए होंगे ना तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये फ्रेंड्स आप ही लोगों के लिए है वीडियो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब की बार 66वां बीपीएससी पार। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।